इलस्ट्रेटर लर्निंग सीरीज में सिलेक्शन टूल पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। ये है हमारी इलस्ट्रेटर लर्निंग सीरीज की क्लास नंबर 3 और जो चीजें सिलेक्शन टूल में हमारी कवर नहीं हुई थी, आज हम वो सारी चीजें कवर करेंगे और साथ ही हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास की ही तरह पहले मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूं और इसमें हम कुछ कलर फिल कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल पर रहते हुए उस ऑब्जेक्ट पर एक सिंगल क्लिक करेंगे और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद अगर आप देखें तो जब भी आप किसी शेप पर काम कर रहे हैं, रेस्टर इमेज अगर हम छोड़ दें, तो जब भी हम किसी शेप पर काम कर रहे हैं उस समय आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और जैसे कि रेक्टेंगल में आपको यहाँ देखिए छोटे छोटे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन सर्कल्स का यूज क्या है, आप इनके कॉर्नर्स राउंडेड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पॉइंटेड कॉर्नर्स आपको मिल रहे हैं, पर अगर मैं इस सर्कल के ऊपर अपना कर्सर हॉवर करता हूं तब देखिए कर्सर थोड़ी चेंज होती है, आपको एरो के साथ एक हाफ आर्क दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूं तब देखिए आपकी रेक्टेंगल जो है उसके कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। ये सिर्फ रेक्टेंगल पर काम नहीं करते, आपके पास कोई भी ऐसा शेप या पाथ है जिसमें कि आपको कॉर्नर्स मिल रहे हैं। कॉर्नर्स मीन्स जैसे कि मैं यहाँ एक शेप बनाता हूं और देखिए इसमें 4 एंकर पॉइंट्स है, 1, 2, 3 एंड 4। पर इस एंकर पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ हमें कॉर्नर नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी जितने भी कॉर्नर्स हैं, बाकी जितने भी एंकर पॉइंट्स है वहां आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। तो इस केस में इलस्ट्रेटर हमें ऑप्शन देता है कि जितने भी आपको कॉर्नर्स मिल रहे हैं उन्हें हम राउंडेड कर सकते हैं। तो देखिए मैं सिलेक्शन टूल पर हूं और अगर मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तब मुझे ये छोटे जो सर्कल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और मैं इससे इनके कॉर्नर की राउंडनेस कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन जब मैं इस शेप को सेलेक्ट कर रहा हूं तब मुझे वो चीज शो नहीं हो रही है। तो उस केस में हम यूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एक्चुअल में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के और भी काफी सारे यूजेस हैं, पर फिलहाल हम ये यूज देखते हैं। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और देखिए अभी आपको ये सर्कल्स शो हो रहे हैं और अब अगर आप इसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करते हैं तब आप वो सभी कॉर्नर्स राउंडेड कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए जैसे ही मैं इसे लंबा ड्रैग करता जाता हूं तो एक लिमिट आएगी, उसके बाद ये मुझे रेड कलर शो हो रहा है। तो इसका रीजन ये है कि अभी देखिए यहाँ से जो कर्व बनी है और यहाँ जो कर्व है दोनों आपस में टच होने लगे हैं, तो इसलिए अब इसे और ज्यादा कर्व हम नहीं कर सकते। और अगर मैं चाहता हूं कि फिर से इन्हें मैं कॉर्नर से ही करूं तब मैं फिर से इसे उल्टी डायरेक्शन में इसे ड्रैग करूंगा और ये वापस कॉर्नर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी कॉर्नर को आप राउंडेड कर सकते हैं। हम वापस सिलेक्शन टूल पर चलते हैं और देखिए मैंने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, मैं इसे जूम कर लेता हूं। अभी देखिए जब भी मैं ड्रैग कर रहा हूं तो चारों कॉर्नर्स राउंडेड हो रहे हैं, पर इलस्ट्रेटर आपको ऑप्शन देता है कि आपको किसी सिंगल कॉर्नर को भी अगर राउंडेड करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। वो हम किस तरह से करेंगे, अभी देखिए ये चारों सर्कल सेलेक्टेड है, मैं किसी एक पर एक सिंगल क्लिक करता हूं तब देखिए यहाँ आपको एक ब्लू कलर की स्ट्रोक जैसा शो हो रहा है और बाकी में वो चीजें शो नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ये वाली कॉर्नर सेलेक्टेड है और इसे अगर मैं ड्रैग करता हूं तो अभी देखिए सिर्फ वो कॉर्नर ही राउंडेड हो रही है। उसी तरह से अगर मैं इस कॉर्नर पर इस तरह से एक सिंगल क्लिक करता हूं तब देखिए अब ये वाली जो सर्कल है वो राउंडेड हो गई है और अब अगर मैं ड्रैग करता हूं तो सिर्फ यही राउंडेड होगी। अब मैं एक बार बाहर क्लिक करता हूं और दोबारा इस शेप को सेलेक्ट करता हूं और अब अगर मैं किसी भी सर्कल से इस तरह से ड्रैग करूं तब वो चारों राउंडेड होंगे। तो ये सिंपल सी चीज है। अगर आपको सभी कॉर्नर्स को कंट्रोल करना है तब आप बीच में कहीं क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इसे ड्रैग कीजिए, तो सभी कॉर्नर्स राउंडेड होंगे, उनके राउंडनेस कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। और जब आपको किसी सिंगल कॉर्नर पर काम करना है तब आप फिर से उस सिंगल कॉर्नर पर एक बार क्लिक कीजिए और उसके बाद ड्रैग कीजिए, तब फिर आप उस कॉर्नर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कॉर्नर्स के डिजाइन चेंज करने के भी ऑप्शन है। तो अभी मैंने इन सबके कॉर्नर्स नॉर्मल कर दिए हैं और मैं इनमें थोड़ा राउंडेड कॉर्नर कर लेता हूं और अब मैं कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करके
मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूं वो आपको यहाँ नीचे शो होगा, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि मैं कौन सी की कब प्रेस करता हूं। और देखिए मैंने अल्ट की प्रेस किया हुआ है और यहाँ मैं किसी कॉर्नर पर एक सिंगल क्लिक करता हूं, तब देखिए इस तरह से इसकी डिजाइन चेंज हो रही है। अब हम अगर इसे राउंडेड करेंगे तो इस तरह से हमें इसके कॉर्नर्स मिलेंगे, और अगर मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूं तब आपको इस तरह के कॉर्नर्स मिलेंगे। तो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जैसा कॉर्नर आपको चाहिए यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। और अगर मैं अल्ट प्रेस करके फिर से इसे क्लिक करता हूं तब देखिए इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के कॉर्नर्स मिल जाएंगे। काफी यूजफुल होता है ये चीज, आप अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। एक चीज अगर आपने नोटिस किया हो तो देखिए जब सिलेक्शन टूल पर रहते हुए मैं इनके कॉर्नर्स के डिजाइन चेंज करता हूं तब चारों कॉर्नर के डिजाइन चेंज होंगे। अगर मैं किसी एक पॉइंट को भी अगर सेलेक्ट करता हूं और अब अगर मैं अल्ट प्रेस करके उस पर दोबारा क्लिक करूं तो चारों कॉर्नर्स के डिजाइन ही चेंज हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक कॉर्नर के डिजाइन चेंज हो और बाकी कॉर्नर सेम रहे। जैसे कि अभी ये सभी इस तरह से राउंडेड हैं, मैं चाहता हूं कि ये वाली जो कॉर्नर है राइट साइड टॉप की कॉर्नर उसकी डिजाइन चेंज हो। तब उस केस में हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आना होगा और इस तरह से आप वो वाली जो कर्व है या वो जो कॉर्नर है उसे सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद अगर मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए सिर्फ इस कॉर्नर की डिजाइन चेंज हुई है। उसी तरह से मैं यहाँ भी सिलेक्शन कर लेता हूँ और अल्ट प्रेस करके मैं सिंगल क्लिक करूंगा और इस कॉर्नर की डिजाइन चेंज हो जाएगी। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई कॉर्नर सेलेक्ट कर रहे हैं तब इस तरह से एक छोटी सी बॉक्स बनाइए जिससे कि सिर्फ उस कॉर्नर की कर्व ही सेलेक्ट हो। अगर इस बॉक्स के अंदर इस तरह से आसपास के जैसे कि ये वाली लाइन और ये लाइन भी आ रही है तब उस केस में हो सकता है कि आपको कुछ अलग रिजल्ट मिले। अगर आपको रिजल्ट सही मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी और भी ज्यादा एंकर पॉइंट्स होते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपके डिजाइन्स में प्रॉब्लम आने लगे। तो चलिए अब हम सिलेक्शन टूल यूज करके ही किस तरह से छोटी मोटी डिजाइन्स बना सकते हैं हम वो चीज चेक कर लेते हैं। मैं फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं। अगर आपको रेक्टेंगल के जगह पर स्क्वायर क्रिएट करना है तब आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और इस तरह से आपको एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया और इसके बाद मैं एलिप्स टूल लेता हूं और मैं एक सर्कल बना लेता हूं और इसकी कलर मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए हम इलस्ट्रेटर में किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वेक्टर ड्राइंग का कलर किस तरह से चेंज करते हैं। पहली चीज तो यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो एक वेक्टर ड्राइंग है तब उसमें दो चीज के कलर होते हैं। एक होती है फिल, आपको कलर यहाँ शो होगा। देखिए इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया है तो एक चीज होती है फिल, मीन्स इस रेक्टेंगल के अंदर जो कलर है उसे हम फिल कलर कहते हैं और यहाँ इसके स्ट्रोक में जो कलर आएगा उसे हम स्ट्रोक कलर कहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आपको क्रॉस शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अभी कोई भी स्ट्रोक नहीं है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और यहां से कोई भी कलर लेता हूं, मैं अभी ब्लैक कलर ही ले लेता हूं, तब देखिए अब इसके स्ट्रोक में ब्लैक कलर आ चुकी है। और अब अगर आपको इसके स्ट्रोक चेंज करने हैं, इसकी थिकनेस चेंज करनी है, तब आप इस पर पहले सिलेक्शन बनाइए और यहाँ जो आपको स्ट्रोक शो हो रहा है पहले एक बार सिंगल क्लिक कीजिए और उसके बाद माउस अप या डाउन स्क्रॉल कीजिए। उससे आप इसका थिकनेस इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें और भी काफी सारे ऑप्शन है, उसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इतनी चीज समझिए कि जब आपको फिल का कलर चेंज करना है तब आप यहां से चेंज करेंगे और जब आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तब आप यहां डबल क्लिक करेंगे। और भी कलर चेंज करने के ऑप्शन होते हैं पर उसकी क्लास लंबी होगी, उसे हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ सिलेक्शन टूल के बारे में सीखते हैं। अब देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मुझे अलाइन करना है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैंने अलाइन कर लिया। और अब इस स्क्वायर को मैं राउंडेड कर लेता हूं और इसके कॉर्नर के डिजाइन्स में इस तरह से चेंज कर लेता हूं। इसके स्ट्रोक भी मैं कम कर लेता हूं और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर लिया है। इसके बाद इसकी पोजीशनिंग मैं यहां रखता हूं और देखिए अल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी लूंगा और मुझे ये स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो मैं अल्ट प्रेस करके शिफ्ट भी प्रेस करता हूं, तब देखिए ये कि स्ट्रेट लाइन में आ गई। और अब मैं अपने कीबोर्ड से इस तरह से बार बार कंट्रोल डी प्रेस करूंगा
तो देखिए यहाँ एक आपको उस ऑब्जेक्ट की लाइन मिल चुकी है। और अब मैं फिर से इन सभी को सेलेक्ट करके अल्ट प्रेस करके और साथ में शिफ्ट होल्ड करके मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ और माउस रिलीज कर दिया मैंने। इन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक और कॉपी मुझे मिल गई और मैं फिर से कंट्रोल डी करता हूँ। तब देखिए इस तरह से आपको एक पैटर्न या फिर एक बैकग्राउंड जैसा आपको मिल चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं। कुछ और डिजाइन्स भी हम चेक करके देखते हैं। मैं फिर से रेक्टेंगल टूल पर ही आता हूं और मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसके इन दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट मैं करता हूं। देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे अगर आप इस तरह से ड्रैग करते हैं, देखिए अभी ये वाली एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुई है। मुझे इस एंकर पॉइंट पर भी सिलेक्शन चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके यहां भी ड्रैग करता हूं। ये दोनों एंकर पॉइंट्स अब सेलेक्ट हो गए हैं और इस तरह से मैं ड्रैग करूंगा और इसमें मैं फिल कलर में ग्रीन कलर फिल कर देता हूं और स्ट्रोक अब मैं क्लोज कर देता हूं, ऑफ कर देता हूं। तब देखिए इस तरह से आपको एक लीफ मिल गई है और इसके बाद आप इसकी कॉपी ले लीजिए। मैं ट्रांसफॉर्म करके इसे रिफ्लेक्ट कर देता हूं और देखिए इस तरह से आपको दो लीफ का एक सेट मिल चुका है और इसे इस तरह से आप कॉपी कीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन्स इनका यूज करके बना सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है ए और सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है वी। इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। देखिए सिलेक्शन टूल जो होती है वो आपके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उसके किसी एक पाथ या एक एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंकर पॉइंट क्या होती है या पाथ क्या होती है। तो मैं यहाँ एक एलिप्स क्रिएट करता हूं और देखिए यहाँ आपको ये जो स्क्वायर बॉक्स शो हो रही है, एक्चुअली जब हम रेक्टेंगल बना रहे थे तब ये बॉक्स हमें नहीं शो हो रही थी, एक्चुअल में शो हो रही थी, लेकिन रेक्टेंगल की अपनी जो पाथ है और ये जो बाउंडिंग बॉक्स आपको मिल रही थी दोनों एक ही जगह थे, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। इसीलिए अभी मैंने सर्कल लिया है जिससे आपको ये चीज पता चले। तो देखिए ये जो स्क्वायर आपको शो हो रही है वो आपके बाउंडिंग बॉक्स है और यहाँ जो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स और शो हो रहे हैं ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं। और देखिए जो सर्कल के चारों ओर अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है, यही चीज पाथ है। हमारे इलस्ट्रेटर में हम जो भी शेप्स बनाएंगे या जो भी डिजाइन्स बनाएंगे वो सभी इन पाथ से ही क्रिएट होंगे। तो आप कोई भी चीज बनाते हैं इलस्ट्रेटर में उनमें आपको पाथ मिलेगा। और जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, पाथ से जो भी चीजें क्रिएट होती हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। तो देखिए इस पर आप कितना भी जूम कीजिए, आप अगर यहां देखें तो आपको दिखाई देगा। देखिए अभी ये 12,750% जूम है, पर उसके बाद भी यहाँ आपको कोई भी पिक्सेलेशन के इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप जब भी कोई वेक्टर ड्राइंग बनाएंगे आप उसे कितना भी स्ट्रेच कीजिए, उसके क्वालिटी में कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। तो आई गेस ये चीजें आपको समझ में आ गई। कोई भी वेक्टर शेप क्या है, एक पाथ से बनी होती है या एक से ज्यादा पाथ से बनी होती है। ये जो स्क्वायर शो हो रहा है वो हमारा बाउंडिंग बॉक्स हो गया और यहाँ जो छोटे छोटे स्क्वायर शो हो रहे हैं वो आपके कंट्रोल पॉइंट्स हो गए। इसके बाद तीसरी चीज आती है एंकर पॉइंट्स। तो एंकर पॉइंट्स जो है वो आपको सिलेक्शन टूल में जब आप रहते हैं शो नहीं होते। एंकर पॉइंट्स आपको तब शो होंगे जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आएंगे। तो मैंने अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और देखिए अब बाउंडिंग बॉक्स जो थी वो शो नहीं हो रही है, लेकिन आपको यहाँ छोटे छोटे ब्लू कलर के स्क्वायर शो हो रहे हैं। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ सेंटर में भी आपको एक ब्लू डॉट शो हो रहा है, पर ये एंकर पॉइंट नहीं है। एंकर पॉइंट्स जो भी होते हैं आपको पाथ के ऊपर ही मिलेंगे। तो ये जो चीजें आपको शो हो रही हैं ये सभी एंकर पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं एंकर पॉइंट का यूज क्या है। देखिए जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर थे तब आप इसे सिर्फ छोटा या बड़ा कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इस पाथ के शेप में चेंजेस चाहिए हो, लाइक सपोज ये वाली जो कर्व है उसे मैं किसी और डायरेक्शन में किसी और डिजाइन में चाहता हूं, उस केस में आप यूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। काफी सिंपल है यूज करना। देखिए कोई भी एंकर पॉइंट जब आपको सेलेक्ट करना है
तब दो तरीके हैं उसे सेलेक्ट करने के। पहला तरीका है आप उस एंकर पॉइंट पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए जैसे कि मैंने एक बार बाहर क्लिक कर दिया, या फिर यूं कहूं कि अभी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, और एंकर पॉइंट से अगर मैं उस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तब उसका मिलना मुझे मुश्किल है। देखिए इस तरह जब आप ड्रैग करेंगे तब आपको यहाँ शो हो रहा है एंकर पॉइंट, लेकिन जब इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तब आपको ये चीज ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो पहले आप क्या कीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है, पहले आप उस ऑब्जेक्ट के बीच के एरिया में कहीं भी क्लिक कर दीजिए और उसके सभी एंकर पॉइंट्स आपको शो होंगे। अभी देखिए इसके सभी एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी एरिया पर क्लिक करते हैं तब उसके सभी एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं। और अब सपोज मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो, तब मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब अगर आप देखें तो यहाँ देखिए ये ब्लू कलर की इसमें स्ट्रोक शो हो रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और अंदर इसमें व्हाइट कलर शो हो रहा है। पर ये वाली जो एंकर पॉइंट है ये पूरी तरह से ब्लू है, मीन्स ये एंकर पॉइंट अभी सेलेक्टेड है। और अब मैं इसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूं कहीं भी, तब देखिए इसकी शेप चेंज हो रही है। ये ऑप्शन मुझे सिलेक्शन टूल पर नहीं मिल रहा था। तो ये यूज है एंकर पॉइंट टूल का। ये एंकर पॉइंट के बहुत सारे यूज में से पहला यूज है। दूसरी चीज है, सपोज मैं चाहता हूं कि ये एंकर पॉइंट यहीं रहे लेकिन इस पाथ का पोजीशन कुछ चेंज हो, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस पाथ को सेलेक्ट करना होगा। तो पाथ सेलेक्ट करने के लिए क्या है, अगर मैं अभी इस पाथ को यहां सेलेक्ट करूं और इस तरह से मूव करूं तब देखिए पूरी की पूरी पाथ ही मूव हो जा रही है। सिर्फ ये पाथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा और अब ये पाथ सेलेक्ट हो गई है। और अब मैं इसे कुछ भी चेंज करता हूं तब वो पाथ चेंज होगी। इसमें देखिए इस पाथ से कनेक्टेड जो दो और पाथ आपको मिल रहे हैं वो भी उसी से कनेक्टेड है, इसलिए जब आप इस पाथ पर चेंज करेंगे तब थोड़ा चेंज इन दोनों पाथ पर भी होगा। उन चीजों को किस तरह से अवॉइड करना है वो हम आगे देखेंगे। तो ये चीज आप समझ गए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट की एंकर पॉइंट या फिर पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ चीजें हैं सिलेक्शन से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं कंट्रोल जी प्रेस करके इन सभी को ग्रुप कर देता हूं। अब देखिए अगर मैं सिलेक्शन टूल पर हूं और इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट लाइक सपोज मैं यहां सिलेक्शन चाहता हूं, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं कहीं भी क्लिक करता हूं सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आऊंगा और अब अगर मैं इस रेड सर्कल पर क्लिक करता हूं तब देखिए सिर्फ ये सर्कल सेलेक्ट हुई है। और इसे अगर अब मैं मूव करता हूं या फिर इसकी कलर चेंज करता हूं तब सिर्फ उसकी ही कलर चेंज होगी इस तरह से। उसी तरह से किसी रेक्टेंगल पर अगर मैं क्लिक करूं और कलर चेंज कर दूं तब उसका कलर चेंज हो जाएगा। साथ ही मैं अगर चाहता हूं कि यहां जो कर्व है या राउंडेड कॉर्नर है उसे मैं नॉर्मल करना चाहता हूं तो वो चीज कर सकता हूं। तो इस तरह से जब किसी ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करके उसमें कोई एडिटिंग करनी है तब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाए तो उससे आप उसके सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि इस ग्रुप में अगर किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तब आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और आप आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे। देखिए जब ये बार आपको शो हो रही है इसका मतलब है कि अब आप आइसोलेशन मोड में हैं और अब आप सिलेक्शन टूल पर रहते हुए भी इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी भी जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ रेड और येलो दोनों चीजें आई मीन सर्कल एंड रेक्टेंगल दोनों चीजें सेलेक्ट हो रही हैं। इसका रीजन क्या था कि हमने कॉपी करने से पहले इन दोनों को एक सिंगल ग्रुप बनाया हुआ था। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि इस पर भी मुझे और एडिटिंग करनी है तब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और देखिए हम फिर से आइसोलेशन मोड में आ गए हैं। बाकी जितने भी चीजें थी वो हमें फेड शो हो रही हैं और अब इस पर जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं कर सकता हूं। अगर इस पर मुझे और कुछ ड्रॉ करना है तो वो चीज भी मैं कर सकता हूं इस तरह से। और जब मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मैं बाहर डबल क्लिक करूंगा और देखिए अब हम वापस अपने पोजीशन पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम पाथ किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं इस एंकर पॉइंट से इस पाथ को एडिट करना चाहता हूं, तो हमने दो चीजें देख ली, एक ये होता है पाथ और दूसरी होती है ये एंकर पॉइंट। अब किसी भी पाथ या एंकर पॉइंट को जब सेलेक्ट कर रहे हैं, तब देखिए यहाँ आपको एक लाइन शो हो रही है जिसके एंड पॉइंट्स में आपको सर्कल बने हुए शो हो रहे हैं। इसे हम हैंडल कहते हैं और ये हैंडल कंट्रोल करती है इस पाथ के डायरेक्शन को। अगर आप 9th 10th क्लास की मैथ्स रिवाइंड करें, तब आपको पता होगा कि किसी भी कर्व में हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो टेंजेंट होती थी उस कर्व के टेंजेंशियल, मींस उस पॉइंट पर वो लाइन उस पाथ के डायरेक्शन को शो करती थी। तो यहाँ जो हैंडल है वो एग्जैक्टली इस कर्व का टेंजेंट है। तो ये जो डायरेक्शन है, देखिए अगर आप जूम करें तब इस कर्व की डायरेक्शन यहाँ आप देखें तो इस डायरेक्शन में है और इस साइड देखें तो इस लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये दोनों हैंडल्स वही चीजें शो कर रही हैं। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहते हुए इस तरह से मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया ड्रैग करके, और इस हैंडल को अगर मैं इस तरह से अब चेंज करता हूं इसकी पोजीशन, तब देखिए उस कर्व की डायरेक्शन चेंज होगी। और अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करता हूं, तब इस कर्व की जो कर्वनेस है या कर्वेचर आप कह लें या उस कर्व की डेप्थ कह लें, वो चीज चेंज होती है इस तरह से देखिए। और अगर आप ऊपर नीचे या इसकी डायरेक्शन कहीं भी चेंज करते हैं, तब इस तरह से उस कर्व की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो टेंजेंट से आप दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज है किसी भी कर्व की डेप्थ आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं एक और शेप क्रिएट कर लेता हूं, तब ये चीज आपको बेटर समझ में आएगी। देखिए यहां मैंने एक शेप लिया और यहां पर मुझे इसका टेंजेंट मिल रहा है। तो देखिए अगर मैं इसे और लंबा खींचता हूं इस तरह से, तब इसका कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है। और मैं इसे लंबा और करने के बजाय या स्ट्रेच करने के बजाय सिर्फ मैं इसे ऊपर या नीचे इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूं, तब यहां से इस कर्व की डायरेक्शन चेंज होगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इस हैंडल में इसके सेंटर में कहीं क्लिक करके या फिर यूं कहूं कि इस लाइन में क्लिक करके इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज आपको इस पॉइंट पे, इसके एंड पॉइंट पे, आई मीन हैंडल के एंड पॉइंट पर जो आपको सर्कल शो हो रहा है वहां क्लिक करके आपको ड्रैग करना होगा, तभी आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभी जब मैं एक हैंडल को मूव कर रहा हूं तो उसकी दूसरी हैंडल भी मूव हो रही है। इसका रीजन ये है कि अभी ये दोनों हैंडल आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं। इसे हम ब्रेक किस तरह से करेंगे, आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस कीजिए और इस सर्कल पर या हैंडल के एंड पॉइंट पर क्लिक करके थोड़ा सा कहीं भी ड्रैग कर दीजिए किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से। और अब ये हैंडल ब्रेक हो चुकी है। और अब अगर आप किसी एक हैंडल को इस तरह से मूव करेंगे, देखिए इस तरह से इजीली आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और दूसरी जो कर्व है वो अब डिस्टर्ब नहीं होगी। कुछ देर पहले जो हमने देखा था सर्कल में, जब हम इस तरह से हैंडल मूव कर रहे थे तो साइड वाली जो उससे कनेक्टेड कर्व है वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कर्व डिस्टर्ब ना हो, तब आप सिंपली अल्ट प्रेस करके इस हैंडल को थोड़ा सा एक बार मूव कर दीजिए। उसके बाद जब आप इस कर्व को, दूसरी वाली कर्व को इस तरह से कुछ चेंजेस करेंगे, तब इस कर्व में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हैंडल अब ब्रेक हो चुकी है। अब देखिए, जब भी आप कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तब यहां से आपको कुछ चीजें शो हो रही हैं। इन्हें हम समझ लेते हैं। पहले आप ये चीज ध्यान दीजिए कि देखिए यहां पर ये दोनों कर्व्स कनेक्टेड हैं और यहां हमने इस कर्व को ब्रेक कर लिया। तो जैसे ही आप कर्व ब्रेक कर लेते हैं और किसी भी एक हैंडल को थोड़ा इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब तुरंत ही इलस्ट्रेटर आपको इस तरह से सर्कल शो करता है। तो ये भी सर्कल जो है वो वही चीज है जिससे हमने कुछ देर पहले कॉर्नर्स राउंड करने का ऑप्शन देखा था। तो अभी अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं और इस सर्कल को मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं, तब देखिए यहां से भी ये कॉर्नर अब राउंडेड हो चुकी है और देखिए उसकी जो पिवट पॉइंट है वो कहां पहुंच चुकी है। और अगर मैं इसे वापस ले आता हूं तब आपको फिर से कॉर्नर मिल जाएगी। अब देखिए
अगर हम किसी भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तब फर्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। तो अगर ये आपको एक कर्व है यहाँ पे एंकर पॉइंट के पास और आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तब देखिए जो दो हैंडल्स थे वो अब गायब हो चुके हैं और अब ये कॉर्नर या फिर अब ये जो कर्व थी वो एक कॉर्नर बन चुकी है। और अगर इस कॉर्नर को आपको फिर से कर्व में कन्वर्ट करना है तब यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से आप किसी कर्व को कॉर्नर या फिर कॉर्नर को कर्व बना सकते हैं। इसके बाद जो आपको ये हैंडल्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसमें क्या है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और आप एक से ज्यादा एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि देखिए अभी एक सिंगल एंकर पॉइंट सेलेक्टेड है, मैं साथ में इन दोनों एंकर पॉइंट्स को भी सेलेक्ट कर लेता हूं, तब देखिए इन दोनों से कनेक्टेड और जो एंकर पॉइंट है उसके हैंडल्स भी आपको शो हो रहे हैं और इन सभी के हैंडल्स अभी आपको शो हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है उन्हें हाइड कर देने का। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं और आपने मल्टीपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है तब उनके हैंडल्स आपको शो नहीं होंगे। इसका ऐसा कुछ खास पर्पस नहीं है, आप फर्स्ट ऑप्शन पर रहें ताकि आपको हैंडल्स शो होगा तभी तो आप किसी भी कर्व को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है रिमूव एंकर पॉइंट्स का। तो जैसे कि ये एंकर पॉइंट मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तब मैं उसे सेलेक्ट करता हूं और इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूं, तब देखिए वो एंकर पॉइंट अब डिलीट हो चुकी है। मैं अंडू करता हूं। अंडू करने का क्या ट्रिक है, कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तब अंडू होगा और शिफ्ट कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तब रीडू होगा। इसके बाद देखिए मैंने यही एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है और यहां आपको एक सीजर का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तब देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चेंज क्या हुआ है, ये जो एंकर पॉइंट था वो अब एक्चुअल में दो एंकर पॉइंट्स हो चुके हैं, पर अगर मैं इसे मूव करता हूं तो ये चीज मुझे पता नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार कर्व के अंदर इस तरह से क्लिक कीजिए और फिर इस एंकर पॉइंट पर एक सिंगल क्लिक कीजिए और अब इस एंकर पॉइंट को अगर आप कहीं और मूव करते हैं तब देखिए ये जो पाथ आपको दिखाई दे रही है यहाँ आपको शो नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी जब हमने सीजर यूज किया था तब एंकर पॉइंट जो है यहाँ से तब पाथ जो है यहाँ से कट हो चुकी है। तो जब भी आपको किसी पाथ को किसी एंकर पॉइंट से, जैसे कि देखिए अभी तक ये एक क्लोज्ड पाथ था, आपको इसे ओपन पाथ बनाना है। जैसे कि इस एंकर पॉइंट से मुझे इसे कट कर देना है, मैं चाहता हूं कि ये पाथ यहां से डिसकंटिन्यू हो जाए, तब इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करूंगा और यहां से कट पाथ के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूं और अब देखिए ये पाथ अब रिमूव हो चुकी है और यहां से हमने पहले ही कट किया हुआ था, तो देखिए दो कट हमें मिल गए हैं, इसलिए दोनों पाथ अब अलग अलग हो चुके हैं और यहां से पाथ अब ओपन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पाथ ओपन है या नहीं, तब आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो चीज ये है कि आपको यहाँ पे पाथ शो हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। और अगर अभी मैं इसमें स्ट्रोक अप्लाई करता हूं तब देखिए ये स्ट्रोक सिर्फ इस तरफ अप्लाई हुई है, इधर अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि ये पाथ अब ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आप कर्व को पॉइंटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्व को कॉर्नर बना सकते हैं, पॉइंटेड कॉर्नर को कर्व बना सकते हैं, हैंडल्स आपको शो करने हैं या हाइड करने हैं उसका ऑप्शन है, एंकर पॉइंट डिलीट करने के ऑप्शन है और एंकर पॉइंट्स कट करने के ऑप्शन है। इसके बाद देखिए सपोज मैं चाहता हूं कि यहां देखिए दो अलग अलग पाथ बन गए हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों एंकर पॉइंट है वो ज्वाइन हो जाए, तब इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरह से। एक ऑप्शन है कि मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा तब दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर मैंने इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस एंकर पॉइंट पर भी क्लिक करता हूं और यहां आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तब देखिए अब ये दोनों एंकर पॉइंट ज्वाइंट हो गए हैं और ये शेप भी अब चेंज हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों एंकर पॉइंट भी ज्वाइन हो जाए, मैंने इन्हें सेलेक्ट किया और ज्वाइन करने का दूसरा तरीका ये है, मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूं और माउस से राइट क्लिक करके मैं यहां भी ज्वाइन का ऑप्शन मुझे मिलता है, तो मैंने यहां क्लिक किया और ये पाथ अब
क्लोज हो चुकी है। आई गेस ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर सिलेक्शन टूल में एक्चुअली और भी कुछ ऑप्शंस हैं, पर उन्हें कवर करने से पहले हमें पेन टूल कंप्लीट करना होगा, उसके बाद हम उन्हें कवर करेंगे, तब बेटर होगा। तो अभी के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर इतना ही। हम कुछ और चीजें देखते हैं। उसके लिए मैं फिर से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूं इस तरह से, और मैं देखिए सिलेक्शन टूल पर आ गया। तो देखिए अभी तक हम जब भी इसे मूव कर रहे थे, हम इस तरह से मैन्युअली मूव कर रहे थे, पर इसमें कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अभी मैं इसकी फिल ऑफ कर देता हूं और मैं इसके स्ट्रोक में कुछ ब्लैक कलर ले लेता हूं, और अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां देखिए आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, सेकंड ऑप्शन पर हम चलते हैं, मूव। तो देखिए यहां आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करने का ऑप्शन मिल रहा है। जो भी वैल्यूज यहां पर दी हुई हैं, मैं फिलहाल इसे ओके करता हूं। तब देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव हो चुकी है। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं, ट्रांसफॉर्म एंड मूव। तो देखिए यहां आपको किस डिस्टेंस पर मूव करना है। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट की अभी कोई पोजीशन होगी, मैं चाहता हूं कि ये 50 पिक्सल्स या 50 पॉइंट्स राइट की तरफ मूव हो जाए। तो मैं यहां पर 50 एंटर कर देता हूं, और साथ ही मैं चाहता हूं कि ये वर्टिकली डाउन साइड 50 पिक्सल्स आ जाए। तब मैं यहां पर 50 टाइप कर देता हूं। एक चीज का ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट जो मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव मानी जाएगी। राइट टू लेफ्ट जब आपको मूव करना है तब वो निगेटिव होगी। इसका मतलब यह है कि मैं अगर 50 के जगह यहाँ -50 कर देता हूं, तब देखिए अभी जो यहाँ प्रीव्यू मुझे शो हो रहा है वो राइट की तरफ है। अभी मैंने 50 माइनस कर दिया, और अब जब मैं दूसरे टैब पर क्लिक करूंगा तब देखिए प्रीव्यू शो हो रहा है कि वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने पोजीशन निगेटिव दिया हुआ है। इसे मैं वापस पॉजिटिव कर देता हूं, और अब वर्टिकली उसी तरह से जब आप पॉजिटिव देते हैं तब वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, और जब आप निगेटिव देते हैं तब नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट के ऑप्शन पर चलते हैं। अगर मैं कॉपी प्रेस करता हूं तो देखिए ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रहेगी, और साथ ही ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हमें एक कॉपी मिलेगी। पर अगर मैं ओके करता हूं तब मेरी फर्स्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगी, या कहना चाहिए जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वही मूव कर इस न्यू ऑब्जेक्ट के पोजीशन में आ जाएगी। तो अभी हमने ओके किया था, इस बार मैं ओके करने के बजाय कॉपी करता हूं, और देखिए यहां मुझे वही सेम ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर मिल चुकी है। अब मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं, ट्रांसफॉर्म, और अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म अगेन करता हूं तो पिछला जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था वो चीज रिपीट होगी इस तरह से। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं, और देखिए ट्रांसफॉर्म अगेन के सामने आपको लिखा हुआ मिल रहा है कंट्रोल डी। तो अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तब जो फर्स्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था वही चीज आपको रिपीटेशन में मिलती जाएगी। जब तक आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, मैं ये सारी चीजें डिलीट करता हूं और फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूं। फिर से मैंने राइट क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म और मूव। इसके बाद देखिए अभी हमने इसका पोजीशन चेंज किया था। इसके साथ या इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एंगल पर इसे मूव करना चाहते हैं। लाइक सपोज मैं इसे 30 डिग्री के एंगल पर मूव करना चाहता हूं। अभी देखिए मैंने टाइप किया है तो अभी ये शो नहीं होगा। आप एक बार ये प्रीव्यू ऑफ या ऑन कीजिए तब आपको वो शो होगा। अभी देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है और किस डिस्टेंस पर जाएगी यहां आपको दिया हुआ है 70.7107 पॉइंट। अगर मैं चाहता हूं कि ये 100 पॉइंट्स पर मूव करे तो मैं यहां से 100 मैंने टाइप कर दिया और प्रीव्यू ऑफ करके मैं ऑन करता हूं। तब देखिए इस डिस्टेंस पर ये मूव होगी और मैं कर देता हूं कॉपी। और इसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाता हूं तो देखिए इस तरह से पैटर्न आपको मिलने लगेगा। काफी सिंपल है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन यूज करना।
क्योंकि मैं टीचर हूं आपका, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। बाकी अगर आप चाहें तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद रोटेट का ऑप्शन है, इसके लिए हम एक अलग शेप लेते हैं। मैं एक एलिप्स ले लेता हूं इस तरह से, और इस पर मैं कलर फिल कर देता हूं। ठीक है, और अब इस पर मैं राइट क्लिक करता हूं, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट, और मैं यहां से 30 डिग्री रोटेशन दे देता हूं। अभी देखिए आपको शो नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि आपने प्रीव्यू ऑफ रखा हुआ है। प्रीव्यू में ऑन कर लेता हूं तो देखिए ये मुझे रिजल्ट मिलेगा, और अगर मैं ओके करता हूं तब ओरिजिनल इमेज डिलीट हो जाएगी। मैं ओके करने के बजाय कॉपी करता हूं, और इसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाइए, तब देखिए आपको इजीली एक फ्लावर का पैटर्न मिल चुका है। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म का अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। इसे देखिए मैं ग्रुप कर लेता हूं, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस किया, इसे ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लेता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ लिप्स जो हैं वो येलो कलर में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आप जाइए, और जिस पर भी आपको येलो कलर चाहिए वहां आप सेलेक्ट करते जाइए। फर्स्ट मुझे इस पर चाहिए, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहां क्लिक किया, और ये देखिए ये सभी मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। और अब मैं यहां से रेड के जगह पर येलो सेलेक्ट कर लेता हूं, और देखिए मुझे येलो कलर्स मिल चुके हैं। अब सेम चीज सिलेक्शन टूल पर रहते हुए भी कर सकते हैं। देखिए मैं सिलेक्शन टूल पर हूं, अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाने के बजाय मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगा, तब देखिए जो कर्सर है ऑटोमेटिक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज हो जाती है। और अब आपको जहां भी सिलेक्शन चाहिए वहां आप क्लिक कर लीजिए। अभी देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है, अभी ये वाली लीफ सिलेक्टेड है, मैं किसी और पर क्लिक करूंगा तब यहां सिलेक्शन हो जाएगा और इसकी कलर चेंज होगी। पर मैं चाहता हूं कि बाकी चीजें भी सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें साथ में शिफ्ट भी प्रेस करना होगा। तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेता हूं, और अब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर सिलेक्शन बना सकता हूं, और यहां से मैंने इनके कलर चेंज कर लिए। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो एक चीज मैं क्लियर कर लेता हूं कि सिलेक्शन टूल से तो हम डायरेक्टली सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पर यहां हमें कंट्रोल क्यों प्रेस करना पड़ रहा है, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्यों हमें जाना पड़ रहा है। इसका रीजन है कि अभी ये ऑब्जेक्ट एक ग्रुप है। कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप है आपको कैसे पता चलता है, एक तो चीज सिंपल से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो ग्रुप में है। या फिर आप राइट क्लिक करेंगे, तब यहां आपको अनग्रुप का ऑप्शन शो होगा, साथ ही आइसोलेट सेलेक्टेड ग्रुप का ऑप्शन शो होगा। इससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ग्रुप में है। सो हमने यहां से कलर फिल कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, और मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं, ट्रांसफॉर्म एंड मूव। ठीक है, मुझे वर्टिकल मूवमेंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल्स मूव हो। हम एक बार प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, मैं और ज्यादा मूव करना चाहता हूं, इसे 300 कर लेता हूं, ज्यादा हो गया, 200 आई थिंक सही रहेगा। ठीक है, और अब मैंने इसे कॉपी किया और कंट्रोल डी बार बार आप प्रेस कीजिए, और इस तरह से आपको पैटर्न मिल जाएगा। फिर से आप राइट क्लिक कीजिए, ट्रांसफॉर्म और मूव। अब हम हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहते, हम चाहते हैं वर्टिकली ऊपर से नीचे आए। ऊपर से नीचे आने के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू देनी होगी, और कॉपी। इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करने का फायदा क्या है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो हम सिंपली ड्रैग करके भी कर सकते थे, कभी कभी हमें प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए होता है या प्रिसाइज ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो उस केस में आपको न्यूमेरिकली कोई वैल्यू देना होता है, तो यहां से आप वो वैल्यूज दे सकते हैं। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है, और उसके अलावा भी और यूज है जो हम आगे की क्लास में सीखते जाएंगे। अभी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। और देखिए मैंने फिर से राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म और
मूव और रोटेट आपका हो चुका है। इसके बाद आपको रिफ्लेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं। तो रिफ्लेक्ट मीन्स क्या है, मिरर में जिस तरह से कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है वही चीज है, पर चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने दोनों एक्सिस में सिमेट्रिक है, तो मैं कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जो कि सिमेट्रिक ना हो। इस तरह से मैंने एक शेप बना लिया। शेप हम किस तरह से बनाते हैं, पेन टूल से हम कोई शेप बना सकते हैं। अभी इलस्ट्रेटर की हमारी पेन टूल की क्लास नहीं हुई है, तो हम आगे की क्लास में देखेंगे पेन टूल किस तरह से यूज करना है। अगर आप अभी पेन टूल सीखना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर पेन टूल की क्लास चेक कर सकते हैं। जिस तरह से फोटोशॉप में पेन टूल यूज होता है 99% इलस्ट्रेटर में भी सिमिलर यूज होता है। हल्के फुल्के चेंज होते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिमेट्रिक नहीं है और हम इसे ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट, एक वर्टिकल। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तब आपको इस तरह से कुछ मिल रहा है। देखिए अभी इमेज इस तरह से है, और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट मीन्स यहाँ आपको एक्सिस मिलेगी। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, इस तरह से। अगर मैं कॉपी करता हूं तो देखिए ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आप इसे ट्रांसफॉर्म करके वर्टिकली भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आपको किसी एंगल पर अगर इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसे कि मैंने एंगल किया और मैं यहाँ से 20 डिग्री कर देता हूं, तब देखिए इस तरह से 20 डिग्री पर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो आप इस तरह से अलग अलग इफेक्ट ला सकते हैं। ये ध्यान रहे ये चीज रोटेट नहीं हुई है, ये रिफ्लेक्ट हुई है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से आप चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्केल का ऑप्शन मिलता है। सिंपल है, जिस तरह से हम सिलेक्शन टूल से ही स्केल कर सकते थे उसी तरह यहां से भी आप स्केल कर सकते हैं। यहाँ आपको स्केल कॉर्नर चेक मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कॉर्नर्स हैं, जैसे कि इसे मैं डिलीट कर देता हूं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इस तरह से इसकी कॉर्नर है, मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूं और स्केल, ठीक है, और मैं इसे 300% स्केल कर लेता हूं और यहां अभी मैंने इसे ऑफ किया हुआ है। तब देखिए कॉर्नर जो अभी है, कॉर्नर हमारे रिजल्ट में भी सेम कॉर्नर मिल रही है। अगर मैं स्केल कॉर्नर करता हूं तब देखिए कॉर्नर आपको कुछ अलग मिलेगी। तो जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट का कॉर्नर राउंड किया हुआ है और अगर आप स्केल कॉर्नर ऑफ रखते हैं तब उसके कॉर्नर उसके साइज के साथ छोटी या बड़ी नहीं होगी। तो ये आपकी चॉइस है, आपको इसे ऑफ रखना है या ऑन रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम स्केल कॉर्नर ऑन ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफ करेंगे तो जब आप छोटा बड़ा करते हैं तब उस कॉर्नर की रेशियो चेंज हो जाती है और हमारे डिजाइन में गड़बड़ियां होने लगती हैं। तो आप इसे ऑन रखें तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। उसी तरह से स्ट्रोक, जैसे कि हमने देखा था स्ट्रोक, तो स्ट्रोक आपको साइज के साथ छोटी या बड़ी करनी है या नहीं, उसका ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें आप ट्राई कीजिए, आप खुद ब खुद ये चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। इसके बाद आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है। शेयर क्या होता है अभी हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एंगल देता हूँ 30 और प्रीव्यू में ऑन कर लेता हूँ। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से शेयर होता है या इस तरह से चेंज हो रही है कि इसकी हाइट तो वही है लेकिन जो टॉप वाली पार्ट है वो राइट की ओर जा रही है, नीचे वाली पार्ट है वो लेफ्ट की ओर जा रही है या फिर इस तरह से जा रही है, तब उसे हम शेयर कहते हैं। उसी तरह से देखिए ये अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट हो रही है, अगर मैं इसे वर्टिकल करता हूं तब ये इस तरह से शेयर होने लगेगी। और उसी तरह से आपके पास एंगल का भी ऑप्शन मिलता है, आप किसी एंगल पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों का, काफी इजी चीजें हैं, आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ में आने लगेंगी। इसके बाद हम इसके लास्ट ऑप्शन पर देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए मैंने इन सभी को सेलेक्ट किया है और मैं चाहता हूं कि 20% इन सभी के साइज इंक्रीज हो। अगर मैं डायरेक्टली ड्रैग करूं तब देखिए इनके साइज तो इंक्रीज हो रहे हैं पर साथ ही इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये इंक्रीज तो हो पर किसी की भी पोजीशन चेंज ना हो।
तो अगर मैं राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करता हूं यहां से, लाइक मुझे इसे स्केल करना है, तो यहां से मैं इसे 20% जैसे कि मैंने कहा, मैं इसे 120 अगर करता हूं, सॉरी मैं इसे एक बार जूम इन कर लेता हूं, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल 300 की जगह मैं इसे 120 करता हूं, तो देखिए ये सभी ऑब्जेक्ट्स अपने पोजीशन से मूव हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये मूव ना हो, ये सभी अपने पोजीशन पर ही रहें और इन सभी की साइज 20% इंक्रीज हो जाए। तब हम क्या करेंगे, मैं इसे कैंसिल करता हूं, हम ट्रांसफॉर्म पर ही जाएंगे, पर हम ये लास्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ईच। ठीक है, और अब देखिए यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं इसे हॉरिजॉन्टली 120% और साथ ही मैं चाहता हूं वर्टिकली भी 120%, ताकि उसका रेशियो प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। ठीक है, तो अभी देखिए इनके सेंटर पॉइंट्स अपने पोजीशन पर ही हैं। मैं एक बार प्रीव्यू ऑफ करता हूं, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से मूव नहीं हुआ है, सभी का सिर्फ स्केलिंग हुआ है। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों और उन सभी को आप किसी एग्जैक्ट परसेंटेज से ही इंक्रीज करनी हो, तब सभी को एक सिंगल सेलेक्ट करने के बजाय आप सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप उन्हें ट्रांसफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म ईच करके। तब वो अपने पोजीशन से नहीं हटेंगे, सिर्फ उनकी साइज में स्केलिंग होगी। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म के अलग अलग ऑप्शंस यूज करके डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट डिजाइन्स बना सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। छोटी मोटी चीजें हो सकता है बची हो, पर वो चीजों के लिए हमें अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है। हम आगे धीरे धीरे करके उन छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करते जाएंगे और एक दिन हम इलस्ट्रेटर में एक्सपर्ट बनेंगे। तब तक के लिए सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट पैटर्न एंड डिफरेंट शेप्स बनाकर देखिए। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।